सुप्रभात मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। 25 नवंबर 2023 को समसामयिक विषयों पे आधारित करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर जानेंगे ऐसे कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है और करेंगे उनका डिटेल में एनालिसिस। चलिए सेशन की शुरुआत करें। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज 25 नवंबर 2023 को राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनावों का मतदान दिवस आज होने वाला है और हम सब मतदाताओं का यह परम कर्तव्य है कि लोकतंत्र पे अपनी सशक्त भागीदारी को मजबूत करने के लिए और अपने जनप्रतिनिधियों को अपने ही माध्यम से लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में भेजने का जो कार्य है वो हम सब लोग ही करते हैं, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से करें चाहे प्रत्यक्ष रूप से करें। तो आज हम सब लोगों का कर्तव्य है और हमारे जो सचिन तेंदुलकर जो भारत रत्न है, उनकी तरफ से भी एक अपील की गई है कि सभी लोग अपने मतदान का प्रयोग करते हुए लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है इसको और ज्यादा मजबूत और सशक्त बनाने का कार्य करें। तो कहा जा रहा है कि वोट करो ध्यान से और सबको बताओ शान से। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पहला प्रश्न। कौन सी कंपनी 8,513 नए पेटेंट्स के साथ में दुनिया की सबसे टॉप इनोवेटिव कंपनी बनी है? पेटेंट्स के बारे में हम सब लोग जानते हैं और पेटेंट्स के माध्यम से जितने भी जो बौद्धिक नवाचार होते हैं उनके माध्यम से या बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक तर्क क्षमता, बौद्धिक क्षमता के माध्यम से विभिन्न उत्पादों, कलाओं और सेवाओं का प्रदर्शन किया जाता है। पेटेंट्स की सिर्फ खासियत एक सबसे बड़ी है कि पेटेंट्स होने के बाद में कोई कंपनी, कोई व्यक्ति, कोई संस्था इस प्रकार का पेटेंट्स करवा लेती है, उस पर कोई दूसरा व्यक्ति, कोई संस्था, कोई राष्ट्र इसी प्रकार का कोई उपयोग नहीं कर सकता और इसी के उद्देश्य से इस प्रकार के पेटेंट्स आते रहते हैं। पेटेंट्स एक संस्था होती है जहां पे आपको अपना नाम, अपना कार्य, अपना इनोवेशन वहां पे दर्ज कराना होता है। उसके बाद में आप ही उसके लिए सर्वाधिकार सुरक्षित है। आप इसको देना चाहें, आप नहीं देना चाहें और आप अपने पास ही रखना चाहिए, इस प्रकार के अधिकारों से लेस होता है कौन सी? बौद्धिक क्षमता वाला नया पेटेंट। बात की जा रही है कि 2023 के अंदर इस प्रकार की कौन सी कंपनी बनी है जिसने सबसे ज्यादा टॉप इनोवेटिव कंपनी के माध्यम से सबसे ज्यादा इनोवेशंस करे हैं। तो 8,513 पेटेंट्स आवेदनों के माध्यम से सैमसंग कंपनी कहां की है? यह है दक्षिण कोरिया की। उसने सबसे ज्यादा पेटेंट्स इनोवेशंस के माध्यम से अपने आवेदन यहां पे जमा कराए और इतने उनको पेटेंट्स मिल भी गए हैं। इससे पहले उन्होंने आईबीएम को, एप्पल जो बहुत बड़ी वैश्विक कंपनी है, उनको पछाड़ करके और इस स्थान को प्राप्त किया है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। सैमसंग 8,513 पंजीकृत पेटेंट्स उन्होंने करवा लिए हैं। इनोवेशंस का उनका जो स्कोर था वो है 10 में से 9.25 स्कोर के साथ में सबसे वो टॉप स्कोरर कंपनी बनी है। इसके अलावा एप्पल और आईबीएम को उसने पछाड़ा। वैश्विक बाजार टिप्पणी के प्रमुख मैथ्यूज वेलर हैं, जबकि सैमसंग की स्थापना 1938 में ही हो गई थी। सैमसंग के उत्पादों के बारे में हम बात करें तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पाद बनाती है। हम सैमसंग का मोबाइल देख सकते हैं, सैमसंग की टीवी देख सकते हैं, सैमसंग का रेफ्रिजरेटर देख सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे अन्य उत्पाद हैं जो सैमसंग कंपनी उत्पादित करती है। संस्थापक इसके ली बुंग चुल है, जबकि वर्तमान चेयरमैन और सीईओ है इसकी ली कन ही है। सैमसंग का जो मुख्यालय है वो कहां पे? सियोल है, जो उसकी राजधानी है। और हम सब लोगों को पता है कि सैमसंग ने भारत में भी नई दिल्ली के अंदर विश्व का सबसे बड़ा शीर्ष जो है अपना सैमसंग का एक बहुत बड़ा इंस्टॉलेशन यहां पे 2021 के आसपास इन्होंने खोला था, जहां पे सबसे ज्यादा मोबाइल्स बनाए जाएंगे। और अभी बात करते हैं कि भारत में विनिर्माण और अनुसंधान विकास केंद्र 1996 में इसकी स्थापना हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी जो डील सैमसंग की भारत के संदर्भ में हुई थी वो 2021 के आसपास हुई थी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी और वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनके बीच में एक समझौता हुआ था और सैमसंग सबसे बड़ा प्लांट, दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट जो है भारत में ही लगाया उन्होंने। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। इससे पहले देखते हैं कि इसके जो मोस्ट इनोवेशंस जो कंपनीज हैं उसके अंदर टॉप के अंदर सैमसंग ने स्थान रखा है, उसके बाद में एप्पल है और थर्ड नंबर पे आईबीएम है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वैश्विक कंपनियां जो इनोवेशंस के माध्यम से पेटेंट्स अपने यहाँ पे नाम करवाती रहती हैं, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि बड़ी भी शीर्ष कंपनियां हैं, जिसमें टोयोटा है, अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट है, सोनी है, इंटेल और आर्टिक्स कॉर्पोरेशन है। जबकि यहाँ की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने 9.25 के स्कोर के साथ में सबसे अव्वल कंपनी का दर्जा उन्होंने हासिल करा है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। किस राज्य में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर का शुभारंभ करा है? 3D प्रिंट के बारे में हम सब लोग पहले से जानते हैं।
प्रिंटेड। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि केरल के अंदर सबसे पहले 3D प्रिंटेड किसी मकान को बनाया गया था, किसी इमारत को अगर बनाया गया था, वो राज्य बना था केरला। और अभी 3D प्रिंटेड के माध्यम से, इस टेक्निक्स के माध्यम से बहुत सारी चीज इजाद कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, उनको बना भी रहे हैं। अच्छी टेक्निक है। और अभी आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा मंदिर है जिसको 3D जो पेटेंट्स ये कह सकते हैं, 3D जो टेक्निक्स है उसके माध्यम से इसको बनाया गया है। आंसर हो जाएगा इसका तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी के बारे में सब लोगों को पता है। और वर्तमान में तेलंगाना के साथ में अभी वहां पे अमरावती के अंदर सुप्रीम कोर्ट की पहले 24 हुआ करते थे उच्च न्यायालय, और अभी 25वां जो न्यायालय है वो अमरावती में बनने जा रहा है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। सिद्दीपेट तेलंगाना के अंदर इस प्रकार के मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर के निर्माण के बारे में कुछ और चीजें बता दूं आपको। यह मंदिर भगवान गणेश को, भगवान शिव को और माता पार्वती को समर्पित है। जिस प्रकार गणेश जी को मोदक पसंद होते हैं, लड्डू, और जो भगवान शिव है उनका शिवालय होना चाहिए, जबकि माता पार्वती को कमल का फूल। तो उनको इन तीनों जितने भी प्रकार के आपको मैंने चीजें बताई उनके हिसाब से उनको सुसज्जित वहां पे किया गया। हैदराबाद में अफसूजा जो इंफ्राटेक के द्वारा सिपली फोर्स के नाम से इसके सेट से इसको बनाया गया। 4000 वर्ग किलोमीटर 4000 वर्ग फुट के क्षेत्र के अंदर ये फैला हुआ है। 3 अलग अलग भागों में शामिल है। अलग अलग देवताओं का इनको समर्पित किया गया। जिस प्रकार गणेश जी के लिए मोदक है, भगवान शंकर के लिए शिवालय है, और जबकि देवी पार्वती के लिए कमल के आकार का घर का निर्माण भी किया गया है। बात कर लेते हैं दुनिया के सबसे बड़े मंदिर का। बात करते हैं कि भारत के अंदर ही हो सकता है सबसे बड़ा मंदिर, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अंगोर वाट जो है वहां पे मंदिर है। कहां पे? कंबोडिया। सबसे बड़ा अगर कोई हिंदू मंदिर दुनिया का है तो कहां पे है वो है किसी दूसरे देश या कह सकते हैं विदेशी देश के अंदर, कंबोडिया है, वहां पे इस मंदिर का निर्माण किया गया है। हालांकि वो प्राचीन मंदिर है। और अंगोर वाट जो है वहां पे सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 3। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य तीनों सेनाओं का सम्मिलित ऑस्ट्रेलिया हिंद 2023 का द्वितीय संस्करण कहां आयोजन किया गया? तो अगर बात कर लेते हैं, जब द्वितीय संस्करण हो रहा है तो पहला संस्करण कहां होगा? तो 2022 में इसकी शुरुआत होती है, जहां पे तीनों सेनाएं इस प्रकार के अभ्यास में भाग ले रही हैं। दोनों देशों के मध्य रणनीतिक साझेदारी अपने आप में मजबूत। हाल ही में वहां के उप प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री ने यहाँ पे दौरा किया और 2+2 की वार्ता का भी आयोजन किया गया। और भारत अपने चुनिंदा उन देशों के साथ में इस प्रकार की एक्टिविटीज करता रहता है जहां पे 2+2 की वार्ता का आयोजन किया जाता है। इससे पहले अमेरिका के साथ में की गई थी, और अभी हाल ही के अंदर 2 दिन पहले यहाँ पे भारत में भी इसका आयोजन किया गया था। 2+2 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री दोनों ही एक है, वो यहाँ पे पधारे थे। और भारत के संदर्भ के अंदर कहा जाए तो विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ में इस प्रकार के सैन्य सौदों के ऊपर भी उन्होंने दस्तखत करे। चलिए देख लेते हैं। तो अब इसका जो आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा पर्थ, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य तीनों सेनाओं का सम्मिलित ऑस्ट्रेलिया हिंद 2023 का संस्करण पर्थ में आयोजित किया गया। लेकिन पहला कहां हुआ? तो 2022 में। कहां पे किया गया? ये किया गया महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज ये कहां पर है? ये रेंज है बीकानेर, राजस्थान। यहां पे इसका आयोजन किया गया। और भारत के अंदर जितनी भी प्रकार की ज्वाइंट एक्सरसाइज की जाती है उसके लिए रेगिस्तानी इलाके की आवश्यकता होती है। राजस्थान ही इसके लिए मुफीद जगह है सभी सेनाओं के लिए, जहां पे इस प्रकार के टेस्टिंग्स होते हैं, या जितने भी प्रकार के रक्षा जो उत्पादन होते हैं उनको टेस्टेड करते हैं। जिस प्रकार की मिसाइलों का है, जो लड़ाकू विमान है, उनके लिए भी यहीं पे बमबारी वगैरह करी जाती है, ऐसा यहाँ पे देखा जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको मैं और बता दूं, एक तो है यहाँ पे पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, पोखरण का नाम हम सब लोग जानते हैं, किसके लिए जाना जाता है? वो जाना जाता है एटम बम्स के लिए, या कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी है, परमाणु बम है, उसका हमने यहीं पे क्या किया था? परीक्षण किया गया था। चलिए, तो एक तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है, जबकि दूसरा माइजन फील्ड फायरिंग रेंज। तो पहला जो 2022 का जो यहाँ पे तीनों सेनाओं का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के साथ में भारत ने किया था, वो किया था 2022 के अंदर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज भारत में। जबकि इस बार का जो संस्करण है वो पर्थ में किया जाएगा, और पर्थ कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। चलिए, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के बारे में 2 बातें आपको और बता दूं कि अभी ब्रिस्बेन के अंदर भारत ने अपना वाणिज्यिक दूतावास खोला है। कहां पर? यह है ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भारत में भी अपना एक वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा करी है। उस
शहर का नाम है बेंगलुरु। बेंगलुरु राजधानी कर्नाटका की है और यहाँ पे ये खेला गया। ऑस्ट्रेलिया की बात अगर हो रही है तो अभी मैं आपको बता दूं कि 13वां संस्करण वर्ल्ड कप का, कौन सा वर्ल्ड कप? क्रिकेट वर्ल्ड कप का 13वां संस्करण भारत में खेला गया और जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 6वीं बार वर्ल्ड कप के खिताब को अपने नाम किया। तो ऐसा कारनामा करने वाला विश्व का ऐसा एक देश है जिसने 6 बार वर्ल्ड कप को अपने नाम किया है। और अभी तक कितने वर्ल्ड कप हो चुके हैं? 13वां संस्करण था इसका। और भारत ने अभी तक कितने जीते हैं? इसमें से 2 जीते हैं। कब जीते हैं? 1983 कपिल देव की अगुवाई में, जबकि दूसरा 2011 में। 2011 के अंदर MS धोनी की कप्तानी के अंदर उन्होंने वर्ल्ड कप अपने नाम किया। आंसर हो जाएगा तीनों सेनाओं का जो होने वाला है वो जाएगा पर्थ। चलिए प्रश्न को देखते हैं। इसके अंदर देख ले, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर 2022 में हुआ। उद्देश्य भारत और ऑस्ट्रेलिया सशस्त्र जो सेनाएं उनके बीच में अंतर संचालन को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। ऑलरेडी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। 2+2 की बैठक का आयोजन किया गया। अभी 2023 का जो विजेता है ऑस्ट्रेलिया बना है। ब्रिस्बेन के अंदर भारत का वाणिज्यिक दूतावास बना है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का भारत के अंदर जो है वो बेंगलुरु के अंदर किया गया। ऑस्ट्रेलिया भारत के प्रमुख साझेदारों में से एक है। बात कर लेते हैं मालाबार एक्सरसाइज के बारे में भी। मालाबार जो एक्सरसाइज होती है उसके अंदर भी भारत और ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये चारों इसके अंदर भाग लेते हैं। हालांकि मालाबार के अंदर मैं आपको बताता चलूं 2017 के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने भाग लेना शुरू किया है, जबकि शुरुआत में उन्होंने कहा था कि 2007 में इनके भाग लेने वाले हैं, लेकिन किसी प्रकार के दबाव की वजह से, चीन के दबाव की वजह से इस प्रकार वो करने में असमर्थ थे। लेकिन 2017 के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने फिर मालाबार एक्सरसाइज के अंदर भाग लेना शुरू किया। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन 2023 UNTWO से वैश्विक मान्यता अर्जित करी? ये राज्य हो जाता है कौन सा? केरला। केरला सबसे बड़ा पर्यटन स्थलों में से एक। 2017 के अंदर ही एक जिम्मेदार राज्य पर्यटन के तौर पे उसने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी और 2023 के अंदर उसको UNTWO टूरिस्ट वर्ल्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके माध्यम से उसको एक जिम्मेदार पर्यटन राज्य के तौर पे उनको इस पुरस्कार से उनको नामित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? हो जाएगा केरला। केरला के बारे में और चीज बता दूं कि धार्मिक पर्यटन के लिए इन्होंने माइक्रो साइट भी लॉन्च करी है। और सबसे ज्यादा अगर कह सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम वाले राज्यों में भी कौन है? शीर्ष राज्यों में केरला है। इसके अलावा लिंगानुपात की बात करते हैं तो वहां पे भारत का सबसे अव्वल राज्य है, जहां पे 1087 महिलाएं हैं, जबकि 1000 ही पुरुष हैं। और बात करें कि अगर कहा जाए कि सबसे ज्यादा साक्षरता, तो साक्षरता मिशन को सबसे पहले संपूर्ण बनाने का 100% लक्ष्य हासिल करने वाला अगर कोई राज्य है वो भी केरला ही है। बात कर लेते हैं वहां के मुख्यमंत्री की। पी विजयन वहां के मुख्यमंत्री हैं, जबकि आरिफ मोहम्मद खान वहां के राज्यपाल हैं। बात करें दक्षिणी राज्यों की तो वहां पे मलयालम बोली जाती है। और अगर कहा जाए कि सबसे पहले आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पे बनने वाला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। और उसी के क्रम के अंदर केरला भी भाषाई आधार पे बनने वाला राज्य भी है, जो अभी दक्षिण भारत के अंदर स्थित है। चलिए इस प्रश्न के माध्यम से आपने बहुत सारी चीजें जानी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरला, जहां पे UNTWO के माध्यम से उसको विश्व के अंदर सबसे जिम्मेदार पर्यटन राज्य के तौर पे उसको घोषित किया गया है। और इसकी शुरुआत कब होती है? 2017 के अंदर ही उन्होंने इस प्रकार का प्रोग्राम लॉन्च कर दिया था। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। 2023 में सम्मानित किया गया। मिशन की शुरुआत 2017 में ही हो गई थी। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन RTM के द्वारा सफलतापूर्वक प्रचारित टिकाऊ और महिला समावेशी पहल पर इस प्रकार का कार्य उन्होंने करा है।
मैं आपको बता चुका हूं कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो साइट्स लॉन्च उसने करी। सभी जिलों के अंदर अभी वर्तमान के अंदर सभी जो जिले हैं, 16 जिले हैं अपनी केरला के अंदर, वहां पे हॉलमार्किंग को लागू करने वाला राज्य भी भारत के अंदर सबसे पहला कौन बना है, वो केरला के अंदर बना है। हॉलमार्किंग कहां से, आप सब जानते हैं कि सोने की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए हॉलमार्किंग सिस्टम भारतवर्ष के अंदर अपनाया जा रहा है। लेकिन इसके अंदर सबसे जो मजबूती से जो पहल करी है वो किसने करी, केरला ने करी है, जहां पे सभी जिलों के अंदर हॉलमार्किंग सिस्टम बनाने वाला अनिवार्य रूप से अगर देखा जाए तो उसने केरला ने इसकी शुरुआत करी है। मुख्यमंत्री पी विजयन है, जबकि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। पूर्ण साक्षरता वाला जो राज्य है वो कौन सा बना है, वो बना है केरला। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। आईसीसी द्वारा वेस्ट इंडीज के किस पूर्व खिलाड़ी को 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है? आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ग्रेग बार्कले इसके सीईओ हैं, हेडक्वार्टर इसका दुबई में है। आईसीसी के द्वारा भी मैं आपको पहले प्रश्न के माध्यम से बता चुका हूं कि 2023 का जो वर्ल्ड कप है भारत में खेला गया, जबकि अभी दो चीजें इस प्रकार की घटित हुई जो आईसीसी के माध्यम से थी, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मार्लोन जो सैमुअल्स हैं, ये कहां के खिलाड़ी हैं, ये है वेस्ट इंडीज के। क्या हुआ, अभी जो वहां की जो संयुक्त अरब अमीरात के अंदर वहां पे ये एंटी करप्शन ब्यूरो, या कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की जो मैच फिक्सिंग का एक छोटा सा उनको किसी प्रकार का क्लू मिला, उसकी जांच की गई। जांच के अंदर ये दोषी पाए गए और उनको 6 साल के लिए क्रिकेट से क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया गया। ये अरब जो अमीरात है वहां की जो संस्था है उसने इस प्रकार का एक मामला दर्ज कराया था इनके खिलाफ, और उसके बाद में आईसीसी ने एक जांच बिठाई। जांच के अंदर ये दोषी पाए गए, उनको अभी 6 साल को प्रतिबंध उनको लगा दिया। आंसर हो जाएगा मार्लोन सैमुअल्स। कहां के खिलाड़ी हैं, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। आपको और बता दूं बात, अभी हाल ही के अंदर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को भी आईसीसी ने भंग कर दिया है। कारण क्या रहा, कारण ये रहा कि राजनीतिक हस्तक्षेप जो सरकार के द्वारा किया जा रहा था, और आईसीसी ने उस पर संज्ञान लिया और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने क्या कर दिया, निलंबित कर दिया। एक बात और कर लेते हैं कि जब आईसीसी ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जब निलंबित किया तो वहां पे 2023 के अंदर अभी जो चल रहा है और 2024 के अंदर अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला जाना था, जिसकी मेजबानी करने वाला कौन था, वो करने वाला था श्रीलंका को जब वहां पे क्रिकेट बोर्ड को ही आपने क्या कर दिया, निलंबित कर दिया है, तो दक्षिणी अफ्रीका को इस प्रकार के कप की अंडर 19 वर्ल्ड कप की जो मेजबानी है वो किसको दे दी गई है, वो दे दी गई है साउथ अफ्रीका को। ये भी हम सब लोगों ने देखा। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो तो हो जाएगा मार्लोन सैमुअल्स, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी जिसको 6 साल के निलंबित कर दिया। लेकिन इसी प्रश्न का कनेक्टिंग प्रश्न ये भी है कि अभी 2023 के अंदर जिस प्रकार जो है वो आईसीसी के द्वारा श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया गया, तो उसके बाद में अंडर 19 का जो विश्व कप खेले जाने वाला था श्रीलंका के अंदर, उसकी मेजबानी स्थल को चेंज करके साउथ अफ्रीका को उसको सौंप दिया गया। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या। उससे पहले जानते हैं कि मार्लोन सैमुअल्स है, कारण अमीरात क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन कोड के कारण इनको कर दिया गया। साल 2002 के अंदर इन्होंने डेब्यू किया था इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, और हाल ही में आईसीसी के द्वारा श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को भी निलंबित किया गया। अगर बात करते हैं कि वर्ल्ड कप के अंदर पहली बार अगर टाइम आउट के अंदर कह सकते हैं कि वहां पे एंजेलो जो मैथ्यूज वहां के खिलाड़ी थे, उनको इस प्रकार का एक उदाहरण देखने को मिला। पहली बार क्रिकेट कप के इतिहास के अंदर उनको टाइम आउट कर दिया गया। 2 मिनट के बाद में वो क्रीज पे पहुंचे, पहली बॉल खेलने में उन्होंने 2 मिनट से ज्यादा का समय लगा दिया, और आईसीसी के नियमों के अनुसार 2 मिनट से ज्यादा अगर खिलाड़ी ज्यादा समय लगाता तो अपने आप ही स्वतः ही उसको आउट करार दे दिया जाता है। और इसी का एक वाकया हुआ जब बांग्लादेश और श्रीलंका के मध्य मैच खेला जा रहा था वर्ल्ड कप में, और वहां पे जो बांग्लादेश के कप्तान उन्होंने इस प्रकार की शिकायत को दर्ज करवाया, और उसके बाद में अंततः अंपायरों के द्वारा इस निर्णय को उन्होंने बताया गया कि आप एंजेलो मैथ्यूज है, उनको बिना खेले ही उनको पवेलियन का रास्ता दिखाया। चलिए, आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है, इसके जो चेयरमैन है ग्रेग बार्कले हैं, और इस प्रकार की चीजें आपने इस प्रश्न के माध्यम से जेडी देखी कि वर्ल्ड कप के इतिहास में टाइम आउट और
एनुअल जो सैमुअल्स हैं ये कहां के खिलाड़ी हैं? वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। किस नियामक संस्था द्वारा इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस IRRA प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? ये कौन सी है? सेबी है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या काम है इसका? इसका काम है शेयर मार्केट से जुड़ी हुई जितनी भी प्रकार की चीजें होती हैं उन सबको नियामक करना, उनको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? वो करता है सेबी। सेबी का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो ये इसका मुख्यालय है मुंबई में। और इस प्रकार के कह सकते हैं कि शेयर मार्केट, सेंसेक्स, निफ्टी, यह बहुत सारे ऐसे हैं और शेयर मार्केट के पूरे बाजार को डील करने का काम उनकी नियामक संस्था के तौर पे अगर जाना जाता तो किसको जाना जाता है? सेबी को ही जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीज। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। उद्देश्य निवेशकों की धन की सुरक्षा करना और उनकी स्थिति को और ज्यादा सुरक्षित करने की भूमिका को निर्वहन करता है। वो करता है सेबी कि अगर किसी प्रकार की कोई कंपनी ने ग्राहकों के साथ में, उपभोक्ताओं के साथ में, निवेशकों के साथ में किसी प्रकार का फ्रॉड किया हो तो सेबी में आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और सेबी सभी प्रकार की कंपनीज हैं, चाहे बाहरी निवेश है, उनको रेगुलेट करने का कार्य कौन करता है? वो सेबी ही करता है। सेबी के गठन के बारे में बात करें तो 12 अप्रैल 1988 को इसका गठन किया गया। मुख्यालय इसका मुंबई में है, जबकि माधवीपुरी बुच यहाँ पे क्या है? इनके सेबी के अध्यक्ष हैं। सेबी के कुल सदस्य कितने हैं? वो है 9 सदस्य। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। मूलभूत, प्रारंभिक और मध्य चरणों के अंत में दक्षताओं के विकास में आधारभूत प्रदर्शन को समझने के लिए राज्य शैक्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण 2023 किसके द्वारा आयोजित किया गया? अब मैं आपको बता दूं कि अभी NEP 2020, NEP के बारे में हम सब लोग जानते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। वर्तमान में हमारे जो राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान हैं और बहुत सारी चीजें हमने उसके अंदर करी है, जिसके अंदर व्यावसायिक शिक्षा को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, छात्रों को विकास कौशल जैसी ट्रेनिंग देने के लिए इस प्रकार के नवाचार किए गए हैं NEP 2020 के माध्यम से। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि अभी इस प्रकार की दक्षताओं का विकास करने के लिए, आधारभूत ढांचे को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए शिक्षा के परिदृश्य से, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? वो हो जाएगा परख। परख क्या है? परख इस प्रकार का एक अभी बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है और एक प्रोग्राम है जो NCERT के माध्यम से इसको क्या किया जाएगा? संचालित किया जाएगा उसके सहयोग से। क्या है परख? छात्रों के अंदर गणितीय बौद्धिक क्षमता को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए इस प्रकार का प्रोग्राम लॉन्च किया गया परख। परख के माध्यम से कह सकते हैं कि स्कूली छात्रों को, छात्र छात्राओं को सबसे ज्यादा अगर समझने में दिक्कत होती है तो गणित में होती है, तो गणित को और ज्यादा मजेदार बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए इस प्रकार की पहल की शुरुआत की गई है। चलिए इसके अंदर देख लेते हैं। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे राज्य जिन्होंने तो अपना नाम ही वापस ले लिया, जबकि कुछ राज्य थे जिन्होंने आगे बढ़कर इसमें काम करना शुरू किया। तो आंसर तो हो जाएगा इसका परख। इसके अलावा अन्य कुछ चीजें जान लेते हैं। AICT के माध्यम से है, NCERT के सहयोग के माध्यम से 5917 ब्लॉक्स हैं, उसके अंदर इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। जबकि इसके अंदर छात्र छात्राओं की संख्या कितनी होने वाली है? वो होने वाली 80 लाख। 80 लाख के छात्र आसपास इसके अंदर छात्र शामिल है। भाग नहीं लेने वाले राज्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़, दिल्ली, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल ऐसे राज्य जिन्होंने परख में भाग नहीं लिया। उद्देश्य की बात ऑलरेडी मैं पहले आपको बता ही चुका हूं कि यहाँ पे भाषा, गणित और विशेष ध्यान देने के लिए बुनियादी, प्रारंभिक और मध्य शैक्षिक चरणों के अंत में छात्रों की सीखने की दक्षता का आकलन करने का इस प्रकार का कार्य चलाया जा रहा है। सर्वेक्षण का जो संचालन है वो यहाँ पे किया जाएगा। स्कूली शिक्षा के अतिरिक्त सचिव हैं वो कौन है? विपिन कुमार है। जबकि यहाँ के शिक्षा मंत्री भारत के हैं वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। और हम सब लोगों ने देखा 5 3 3 4, ये इस प्रकार की क्या होगी? डिग्री होगी, जिसके अंदर 5 साल, 3 साल, 3 साल और 4 इस प्रकार की जो पॉलिसी लेकर के आई हुई है वो कौन से? NEP 2020 में लेकर के इसको आए हैं। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8।
मिलेट्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए आसियान भारत मिलेट्स महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? हम सब लोगों को पता है कि यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2023 को मिलेट्स वर्ष भी घोषित किया गया है। और बाजरा जो क्या है, खरीफ की फसल है, उसको इस के अंदर प्रमुखता से स्थान दिया गया। भारत भी इस जो कह सकते हैं कि जो प्रोग्राम है इसको और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए इस प्रकार के नवाचार उन्होंने करे हैं। आपसे कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन दूसरे तरीके से पूछा जा रहा है कि आसियान के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि वहां पे इस प्रकार का कौन सा प्रोग्राम चलाया गया और वहां पे किस प्रकार का भारत ने भाग लिया। आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, दक्षिणी जकार्ता। जकार्ता हम सब लोगों को पता है कहां पे है, इंडोनेशिया में है। तो इंडोनेशिया के अंदर जो आसियान समिट हुआ था उसके अंदर भी जागरूकता बढ़ाने किसके बारे में, मिलेट्स के बारे में, मोटे अनाजों के बारे में, मोटे अनाजों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस प्रकार के सम्मेलन का आयोजन किया गया। और आसियान जो देश है उसके अंदर भारत भी शामिल है। और आसियान देशों के साथ भारत का जो व्यापारिक कह सकते हैं कि एक सहयोग है, और वहां पे आयात और निर्यात वो भी सबसे ज्यादा प्रमुख जो संगठन है, जो राज्य हैं, जो संस्था है, उनके साथ में सबसे ज्यादा होता है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। दक्षिणी जकार्ता में हुआ 22 से लेकर के 26 नवंबर 2023 को। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से इसको किया गया। उद्देश्य सिर्फ वही है कि आसियान सदस्य देशों के बीच में पोषक अनाज और पोषक अनाज आधारित उत्पादों के लिए जागरूकता को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। आसियान की स्थापना के बारे में बात करते हैं तो 1967 के अंदर आसियान देशों का जो संगठन बनाया गया तो उसकी शुरुआत की गई थी, और उसी दिन उसको क्या मनाया जाता है, 8 अगस्त को उसका दिवस मनाया जाता है। आसियान के सदस्य देश जो मूल है उनकी सदस्य संख्या कितनी है, 10 है। जबकि राष्ट्र वाक्य क्या है, एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय। सचिवालय के यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया के अंदर जो हेडक्वार्टर है वहां पे ये किया गया। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के लिए भारत के लिए एक नई शिक्षा अभियान की शुरुआत करने वाला राज्य की कहां से इसकी शुरुआत की गई? आंसर हो जाएगा इसका ओडिशा। ओडिशा से ही इसकी शुरुआत की गई है। ओडिशा की राजधानी कहां पे, भुवनेश्वर है। और वहां के जो राज्यपाल हैं, सॉरी अपना मुख्यमंत्री है, उनका नाम है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक के बारे में आपको बता दूं कि नवीन पटनायक एज ए मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा कार्यकाल करने वाले या बताने वाले जो मुख्यमंत्री वो कौन है, नवीन पटनायक है। उड़ीसा जो है वो सबसे ज्यादा समृद्ध किस क्षेत्र में माना जाता है, खनिज के क्षेत्रों में। खनिज के क्षेत्रों में कुछ ऐसे खनिज है जो सबसे ज्यादा उड़ीसा में ही उत्पादित किए जाते हैं। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। संबलपुर उड़ीसा। उद्देश्य खेल और कौशल विकास के शिक्षा प्रदान करना और क्षेत्रीय कला और संस्कृति के संरक्षण हेतु इस प्रकार का कार्य करना। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। और भारत के पहले अगर बात करी जाए शिक्षा मंत्री की तो उनका नाम आता है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। और उन्हीं के जो जन्म दिवस है उसी को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है 11 नवंबर को। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। चलिए जान लेते हैं आज के सेशन का सेकंड लास्ट प्रश्न। आज के सेशन का सेकंड लास्ट प्रश्न क्या है, सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज जो थी उनका हाल ही में निधन हो गया है, और वो किस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल भी रही थी? तो बात कर लेते हैं सबसे पहले फातिमा बीबी के बारे में। 1989 को एक ऐसा गौरवमयी एक क्षण आया जब सर्वोच्च न्यायालय के अंदर पहली बार किसी महिला न्यायाधीश को जगह दी गई, और नाम जाता उनका कौन सा, फातिमा बीबी। फातिमा बीबी भारतवर्ष के अंदर पहली ऐसी महिला सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी जिन्होंने पहली बार, ये कह सकते हैं एशिया के अंदर भी पहली बार ऐसी कौन सी महिला थी जिन्होंने न्यायाधीश के तौर पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर वहां पे उन्होंने शपथ ली। नाम जाता है फातिमा बीबी। उसके बाद उन्होंने 4 साल के लिए कहां पे काम करा, एज ए राज्यपाल, एज ए गवर्नर काम करा उन्होंने तमिलनाडु में किया। अब बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कितनी महिला सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश रही हैं? तो टोटल उनकी संख्या कितनी होगी, 11 है। वर्तमान में कितनी महिला न्यायाधीश हैं? उनकी संख्या कितनी है, 3 है। उसके अंदर कौन है, पद्मा नागराजन है, जस्टिस कोहली है और जस्टिस त्रिवेदी हैं। ये 3 महिलाएं हैं जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश के पद पर बतौर क्या कर रही है, कार्य कर रही हैं। अब देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना होती है उसके बाद में अभी तक तो 11 बनी है। पहली बनी कौन सी, फातिमा बीबी बनी। 50वें अभी
50वें नंबर के अभी जो बने हैं कौन से, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम क्या है, उनका नाम है DY चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अलावा वहां पे न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 33 + 1, या कह सकते हैं 34, जिसके अंदर ये तो हो गए CGI और इसके अलावा कितने हो गए, 33 हो गए, तो टोटल संख्या वो कितनी हो गई है, 34। और अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से होती है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कॉलेजियम सिस्टम के अंदर जो 4+1 जो 500 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें CGI भी शामिल होते हैं, इसके अलावा जो 4 होते हैं वो वरिष्ठ अन्य न्यायाधीश होते हैं। उनकी सलाह पे राष्ट्रपति क्या करते हैं, इन्हीं की अन्य जो न्यायाधीश हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के भी हैं, हाई कोर्ट के भी हैं, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति भी इनके माध्यम से करी जाती है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। 1989 के अंदर तत्कालिक समय में जो हमारे राष्ट्रपति थे वेंकट रमन, उन्होंने महिला न्यायाधीश एज ए सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी को नियुक्त किया। उनका नाम जाता है फातिमा बीबी की, जो देश की पहली सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश महिला बनी थी। हाल ही में उनका निधन हो गया। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश तो थी, इसके अलावा उन्होंने किस राज्य का राज्यपाल के पद पे उन्होंने कार्य करा, तो उसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर उन्होंने 1997 से लेकर के 4 साल जो मैंने आपको बताया था, वहां पे इन्होंने क्या किया, राज्यपाल के पद पे कार्य करा। एशिया में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, वो यही बनी थी। 1950 के अंदर बार काउंसिल के अंदर भी स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला जो बनी थी, उनका नाम भी फातिमा बीबी के नाम से ही जाना जाता है। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो DY चंद्रचूड़ है, 50वें हैं, जबकि न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी है, 33 + 1, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 34, जिसमें न्यायाधीश है वो मात्र कितने, 33 है। भारतवर्ष में जो कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी थी, 24 थी, लेकिन हाल ही के अंदर जो मैंने पहले प्रश्न के माध्यम से भी आपको बताया कि 25वां जो उच्च न्यायालय है वो कहां बना दिया गया है, वो बना दिया गया अमरावती में बना दिया गया। भारत का पहला उच्च न्यायालय वो कहां पे है, वो है इलाहाबाद, जो कहां पड़ता है, यूपी में पड़ता है। वर्तमान में इसका नाम जो है वो चेंज करके प्रयागराज इसको कर दिया गया है। चलिए तो जान लेते हैं आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। आज के सेशन का जो लास्ट प्रश्न है वो ये है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता लेखिका P वत्सला का हाल ही में निधन हुआ, वो किस भाषा की लेखिका थी। तो मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मलयालम। मलयालम जो है वो भाषा दक्षिणी राज्य की मलयालम है। और मलयालम कहां बोली जाती है, दक्षिण भारत के अंदर मलयालम बोली जाती है, वो बोली जाती है केरला के अंदर, केरला के अंदर भाषा बोली जाती है। और वहां पे हाल ही के अंदर जो लेखिका P वत्सला है उसका हाल ही में निधन हो गया था। ये आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना। तो आज का जो लास्ट का जो प्रश्न था उसके अंदर मलयालम इसका आंसर हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत होती है 1955 में। 22 भाषाओं में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है, क्योंकि वर्तमान के अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर कितनी भाषाएं पंजीकृत है, तो टोटल 22 है, और उसी के अंदर मलयालम भी शामिल है। इसके अलावा अन्य जो साहित्यिक सम्मान है वो कौन कौन से दिए जाते हैं साहित्य की कैटेगरी में, तो साहित्य अकादमी फेलोशिप दिया जाता है, भाषा सम्मान पुरस्कार भी दिया जाता है, अनुवाद पुरस्कार भी दिया जाता है, आनंद कुमार स्वामी फेलोशिप भी दी जाती है, प्रेमचंद जो बहुत बड़े उपन्यासकार रहे उनके माध्यम से भी दी जाती है, उनके नाम से दी जाती है, बाल साहित्य पुरस्कार दी जाती है, और लास्ट में दिया जाता है युवा पुरस्कार। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे साहित्य जिसमें कह सकते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी साहित्य के ही तौर पे दिया जाता है। ये आपने इस प्रश्न के माध्यम से देखा। तो चलिए आज आपने 25 नवंबर 2023 को समसामयिक विषयों पे आधारित करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सेशन के अंदर जाने आपने बहुत सारे ऐसे प्रश्न, ऐसे रोचक पहलू जो आपको नहीं थे पता। तो बने रहे आप प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।